भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि भारतीय संविधान के पूरे एक वीडियो को लेकर मैं उपस्थित हूँ और आपके लिए ये वीडियो जो है वो चाहे यूपीपीसीएस हो या आपका यूपी आरओ एआरओ हो और साथ ही यूपीएसआई में जो संविधान आता है वो पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर घटना चक्र की जो एक दृष्टि आती है, घटना चक्र का जो संविधान है बुक वाली, उस बुक को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जुड़ेंगे और स्पीड से इसको करने का प्रयास करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को समझ सकें और किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करें, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, यूपी पुलिस हो, यूपी टेट, ऐसा कहीं पर भी संविधान के जो क्वेश्चंस आते हों वो आप पूरे सही करेंगे, चाहे वो नेट हो, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम कोई भी हो। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है किस एक्ट के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस एक्ट के तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और जिसके चीफ कौन थे? एलिजा एम्पे। मुख्य कौन थे? एलिजा एम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? एलिजा एम्पे, याद रखेंगे। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस न्यायालय ने कब से काम करना प्रारंभ किया था? तो 1937 से इसने काम करना प्रारंभ किया था। स्थापना कब की गई थी संघीय न्यायालय की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो स्थापना वाला आप बताएंगे कब की गई थी, बोलिए। 1935 में। और काम करना इसने कब से प्रारंभ किया है? तो आप ये बता पाएंगे कब से प्रारंभ किया इसने? 1937 में। चलिए अगला है, हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो सही सुमेलित करने थे। नियंत्रण परिषद की स्थापना किससे की गई? पिट्स अधिनियम 1784 से, जो कंट्रोल एक बॉडी आई थी वो 1784 से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी आपने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट से कोलकाता में की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किससे दी गई थी? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1813 से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। और इसी अधिनियम से भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे गए थे। किस शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए पहली बार रखे गए थे वो कब? चार्टर एक्ट 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब से गई थी? चार्टर एक्ट 1833 से। गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो लॉ मेंबर्स रखा गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत रखा गया था, याद रखेंगे इस बात को, है ना। अगला है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो क्या विशेषताएं थी 1919 के? 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 के एक्ट को कहते हैं। तो क्या क्या आया था? प्रांतों की कार्यकारिणी में सरकार में द्वैत शासन, यानी कि प्रांतों में क्या आया था? द्वैत शासन आया था की व्यवस्था की गई थी। केंद्र तथा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। केंद्र तथा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपसे। तो कब बनाई गई थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये द्विसदनी बनाई गई थी। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। आप ये जानते हैं बेसिक संविधान में मोर देन 200 आर्टिकल इसी एक्ट से लिए गए। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किसने बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा किस पर आधारित है? जो डिवाइडेशन ऑफ पावर किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में कब लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम से रट लीजिएगा। अभी आपने देखा कि राज्यों में द्वैत शासन कब आया था? 1919 के एक्ट से आया था, बट केंद्र में द्वैत शासन किससे आया? 1935 के अधिनियम से आया और एक संघीय व्यवस्था आई।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 1935 के अधिनियम में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ एक महत्वपूर्ण स्थायी एवं नहीं है। क्या नहीं है? देश के लिए एक लिखित संविधान नहीं है, उन जो महत्वपूर्ण नहीं था इसका स्थायी एवं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है और बेसिक्स है ना, मोर देन 200 आर्टिकल्स यहीं से लिए गए। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो आप ये जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1934 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कितने प्रांतों में बना था? तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया गया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल बहुत पूछा जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या में अनुपात था। कितना? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। 10 लाख व्यक्ति पर, यानी कि जो एक व्यक्ति चुना गया था लगभग कितने पर? 10 लाख पर। और आज भी जो लोकसभा होती है हमारी, लोकसभा के जो मेंबर्स बनते हैं वो भी कम बेस उनके लिए 10 लाख ही एक निर्धारित होता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? आप जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया था, 1946 में आया था। इसके मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया था। रट लीजिए, इसी के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई थी। बार बार क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया अगला कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन ए सही है किंतु कारण गलत है, याद रखेंगे। ए सही है, कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। संविधान सभा के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं देख लीजिए। इसने बड़ी संख्या में समितियों को मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे बड़ी थी, महत्वपूर्ण थी। बहुत अच्छा आंसर सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियंस और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, इक्वल जो आपका पर्याप्त पार्टिसिपेशन दिया गया, बिल्कुल सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता कारण मताधिकार सीमित था, ये भी बात सही है। वो बहुदलीय निकाय थी। ये चारों पॉइंट इसके सही हैं, कभी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? तो क्या इसका आंसर होगा? बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो कैसे चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। कैसे चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय सभाओं द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछ लेते हैं, उसको आपको रटना ही रटना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चाहे आपसे प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछें या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ लें, क्या पूछ लें? अस्थायी इंटरिम चेयरमैन, तब भी करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और या आपसे ये पूछें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपको आंसर यही करना है। चलिए, भारत की संविधान निर्माती सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जब तक आपसे क्वेश्चन में ये ना पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
जब प्रथम पूछेगा तो करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, अदरवाइज सबका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो दोनों का आंसर एक ही है, 9 दिसंबर 1946। रट लीजिए, आता है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक तरह से बाउंसर की तरह क्वेश्चन है जो बार बार आपसे आता रहता है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब पास किया गया? बहुत बार था क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने। और यह कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और बाद में यही क्या बन गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का यही बन गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है, कौन कौन से देख लीजिए। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बहुत सही। उद्देश्य का को हम इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल सही, जो लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो इसलिए तीनों वाक्य सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सेशन हुए थे, अधिवेशन? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने हुए थे? 12, है ना। 11 हो गए थे 26 नवंबर 1949 तक, और 12वां जो बैठा था कब? 24 जनवरी 1950 को 12वां सेशन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा का जो कुल समय लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। बहुत बार ये पूछा गया है। अब ये आपको सही सम्मिलित करना है, बिल्कुल देख लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वाइस चेयरमैन कौन थे? तो HC मुखर्जी, बहुत बार पूछा गया है। प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी मेंबर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र कांग्रेसी मेंबर कौन थे? KM मुंशी। KM मुंशी आप जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में अम्बेडकर जी सहित कुल 7 मेंबर थे, उनको लगा करके 6। तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? राजस्थान वाले कौन थे? VT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन अभी कल ही राजस्थान में आ चुका है। तो ये तीनों चारों सही सुमेलित हैं, रट लीजिएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। क्या होगा? सरदार पटेल होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बार बार क्वेश्चन आता, रट लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य मेंबर कितने थे? तो मैंने बताया था ऊपर भी आपको 6 मेंबर थे, इनको मिलाकर 7 थे। डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़कर चूंकि चेयरमैन थे, बाकी 6 मेंबर और थे। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी आपकी? तो उसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो उसका आंसर है BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रथम ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा BN राव। BN राव को ही हम बेनेगल नरसिंह राव कहते हैं, और ये संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो वर्ड जो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में नहीं थे, क्या क्या नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड नहीं थे, क्योंकि ये वर्ड कब शामिल किए गए थे? 1976 में। इनको कब शामिल किया था हमने? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या शामिल किया हमने? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। पूरे प्रेम्बल में, पूरी प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार बदलाव किया गया है, वो भी कब किया गया था?
वो भी कब किया गया था, आप सब जानते हैं कब किया गया था, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से एक ही बार बदलाव किया गया है प्रस्तावना में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़े गए। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड बार बार क्वेश्चन आएंगे, रट लीजिएगा, तो ये बेसिक संविधान में नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सोशल तथा इकोनॉमिक जस्टिस, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थॉट्स एंड फ्रीडम, अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी ऑफ, है ना, और वृत्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? एक रिपब्लिक है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं, क्योंकि भारत में क्या होता है, कोई वंशानुगत शासन नहीं, भारत में प्रत्येक वर्ष जनता द्वारा वो चुना जाता है हर 5वें वर्ष बाद। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त क्या करता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हो गया कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही भारत में सेक्युलर है कि भारत में स्टेट का कोई रिलीजन अपना नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित नहीं है? तो लोक कल्याण का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और किसका वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भी नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? वो मैंने बताया था आपको कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 50 के लागू संविधान के अंग नहीं थे। कब लागू हुए? 1976 में। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बार बार आता है, रट लीजिएगा इसको, ऐसा क्वेश्चन बार बार बनेगा। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, उसकी सोल कहलाता है, उद्देशिका है प्रेम्बल। प्रेम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। याद रखना कि जब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप उसका आंसर करेंगे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 करेंगे, जो प्रेम्बल जो मौलिक अधिकारों में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा है। जबकि जनरल क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर उद्देश्य का प्रस्तावना होगा, और द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर विल बी प्रेम्बल्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। अगला है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें कहा था उद्देशिका? प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका संविधान का भाग है। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग कब स्वीकार किया था? किस वाद में? तो केशवानंद भारती वाद में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, प्रेम्बल्स में जो आइडियल्स और जो गोल्स दिए गए, उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है, एक्सप्रेशन कहाँ पर हुआ है? तो फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और फंडामेंटल ड्यूटीज में, मूल अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और मौलिक कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, वो शासन प्रणाली किस प्रकार की है? संसदात्मक है, पार्लियामेंट्री है। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और जो आपका फ्री जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सही है। भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली शासन में क्या क्या शासन सही हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, द मेंबर ऑफ, है ना, मंत्रिमंडल के जो मेंबर किसके होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बिल्कुल सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही। जब तक लोकसभा का विश्वास रहता है अपने पद पर बने रहते हैं, दोनों पॉइंट सही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका,
का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? प्रेसिडेंट में होती हैं, राष्ट्रपति में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, तीनों पॉइंट सही हैं। अगला है फिर कौन से सही कथन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक है, ये बिल्कुल सही है। एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सत्य है। लोकतांत्रिक समाज है। एक कल्याणकारी राज्य, चारों पॉइंट सही है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है? एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जनता होती है, जनता होती है। अध्यात्मक जो शासन प्रणाली से होती है उसमें एकल कार्यपालिका होती है। क्या होती है? एकल कार्यपालिका। चलिए, तो अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315। आपात स्थिति की घोषणा, इमरजेंसी घोषणा की जाती है आर्टिकल 352 के तहत, 352 के तहत। अगला है सही सुमेलन, तो सही सुमेलन इस प्रकार दिया हुआ है। आर्टिकल 215, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 222, 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 भी महत्वपूर्ण है, विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 227 क्या कहता है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। चलिए आगे और देख लेते हैं जो सही सुमेलित है, बहुत बढ़िया है, बार बार पूछते हैं। आर्टिकल 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, पार्लियामेंट की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु इसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। कार्य करने का अधिकार, राइट टू वर्क, जो है आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर सही सुमेलन पूछा है तो ये बिल्कुल सही है, देख लेते हैं। पार्ट 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से। पार्ट 8 जो है भारतीय संविधान का भाग 8 है, 8वां है, वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4A, 4A की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य हैं। और पार्ट 9A 9A में नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। फिर अगला इसी में से सुमेलित है, पंचायतें जो है भाग 9 में हैं, अभी बताया है ना। पंचायत भाग 9 में हो गई, नगर पालिकाएँ भाग 9 काम में भी बताया, म्यूनिसिपैलिटीज़। और सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B। चलिए फिर सही सुमेलन देख लीजिए। संविधान का भाग जो 15 है, 15 है, वो इलेक्शन से। आर्टिकल 15 संविधान का जो पार्ट 15 है वो निर्वाचन से, निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर संविधान का भाग जो 17 है, 17 है, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा संबंधित है। और संविधान का भाग जो 18 है, 18 है, वो आपात उपबंध, इमरजेंसी संबंधित है। हम लोग बात करते हैं उद्देशिका की, प्रेम्बल्स की, प्रस्तावना की, जो संविधान की आत्मा भी है, तो उसको एक बार सुन भी लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। याद रखें, इस पर क्या भरेंगे, 26 नवंबर 1949। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950, 26/1/50 को सही स्थिति, जो सही संवैधानिक वास्तुस्थिति क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया, दो नाम से, भारत तथा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंधों में शब्दों का सही क्रम क्या है, तो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये सही क्रम है। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ण भी जोड़ा गया था। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, अखंडता नहीं था, बाद में हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका के संबंध में क्या क्या सही है, देख लीजिए क्या क्या सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रगति न्याय योग जस्टिबल नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ये तीनों सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में चेंज कब किया गया, बार बार बताया है आपको, एक ही बार चेंज किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून के संबंधित है, तो आप जानते हैं दल बदल विधेयक जो है वो 10वीं अनुसूची में किसमें है, 10th शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का उल्लेख है, तो उसमें कौन कौन शामिल है, संघ सूची में लिस्ट में क्या क्या शामिल है, बैंकिंग, बीमा और जनगणना, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सेंसस। संघ सूची से संबंधित और मामले क्या क्या है, रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड रेलवे। राज्य सूची में क्या है, रेलवे पुलिस। स्टेट लिस्ट में क्या है, रेलवे पुलिस है। और पंचायती राज बहुत बार पूछा है, पंचायती राज विषय के संबंधित है, तो वो भी राज्य सूची से है, पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है, याद रखेंगे इस बात को भी। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं, तो कनकरेंट लिस्ट में क्या क्या सम्मिलित हैं समवर्ती सूची में, एक तो दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, सब समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। कनकरेंट लिस्ट में दंड प्रक्रिया आपका है ना, प्रोसीजर जो क्रिमिनल का है, विवाह, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब किस में है, समवर्ती सूची में है। अगला भूमि सुधार किस में संबंधित है, तो लैंड रिफॉर्म भी आपका स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में, याद रखेंगे इस बात को। भारत के संविधान के विभिन्न भागों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस शेड्यूल में है, तो 5th शेड्यूल में क्या है, SC सेक्टरों के लिए विशेष प्रशासन और नियंत्रण। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों संबंधित कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों पर लागू होती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा असम भी इसमें है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं किसी के लिए, अनुसूचित जनजातियों ST से संबंधित हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था आर्टिकल 243 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज। और पंचायती राज वाला मेरा सबसे पहला वीडियो था, उसको आप देख लीजिए, तो पंचायती राज का कोई भी क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है आर्टिकल में, तो आर्टिकल 117 में, किसमें, आर्टिकल 117 में आता है। वित्त विधेयकों का विशेष उपबंध आर्टिकल 117 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 312, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मैचिंग करनी है, तो देख लीजिए मैच कौन कौन से सही है। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में सही है। 39 ये क्या कहता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। 39 से ये क्वेश्चन भी राजस्थान, UPSI, IPSS सब में आ चुका है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये हर बार आता है, कोई भी एग्जाम हो, किसी स्तर का एग्जाम हो, आर्टिकल 40 आपको मिल के रहेगा। आर्टिकल 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, UCC समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में जो
बहुत बार पूछा था और ये आज तक भारत में लागू नहीं हो पाया। हालांकि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर आंशिक रूप से आर्टिकल 44 लागू है। फिर कुछ आर्टिकल, तो आर्टिकल 124 में संघीय न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 5 में नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप का। आर्टिकल 352 इमरजेंसी आकस्मिक प्रावधान और आर्टिकल 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, ये चारों ऑप्शन सही है। फिर मैचिंग करना है, मैच सही है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 36 डीपीएसपी नीति निषेध तत्व है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और आर्टिकल 368 रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट किस में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 368 में। फिर आपको मैच करना है विधायता किसी नए राज्य को शामिल करना, किसी न्यू स्टेट को शामिल करना, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 2 में। समता का अधिकार, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन आर्टिकल 22। राष्ट्रपति का विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार, आर्टिकल 111। फिर सही सम्मिलित पूछा है तो सही है, देख लीजिए। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। आर्टिकल 75 भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्र मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, भी सही है। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155। 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, फिर सही पूछा है, तो ये भी बहुत बार आता है। आर्टिकल 323 में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में इलेक्शन है, निर्वाचन है। 330 में SC और ST के लिए मेंबर्स का जो आरक्षण है वो उसका उल्लेख है। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। और बहुत महत्वपूर्ण 2 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। और वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, रट लीजिए इनको। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, कहाँ से लिए गए हैं, रूस से पूर्व सोवियत संघ के संविधान। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान पर, ये पहले शामिल नहीं थे। बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से शामिल किए थे, तब ये 10 थे, अब कितने हो गए हैं मौलिक कर्तव्य, 11। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। AR दोनों सही, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, तो USA अमेरिका के संविधान से लिए गए। लिखित संविधान दुनिया में सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो उसका आंसर है अमेरिका से। चलिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, तो मोर देन 400 से अधिक, लगभग 465 आर्टिकल हो गए हैं। कितने, 465 आर्टिकल हैं, याद रखेंगे इस बात को। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल कितने आर्टिकल थे, तो 395। कितने थे, 395 थे, याद रखेंगे इस बात को। बेसिक आज भी अगर आएगा, मूलतः कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 ही करेंगे। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूचियाँ शेड्यूल्स कितनी हैं, 12। पहले 8 थी संविधान जब लागू हुआ था, लेकिन अब कितनी हो गई, 12। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में, तो मूलतः 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नागरिकता पार्ट 2 में है, किस भाग में, नागरिकता सिटीजनशिप भाग 2 में है। सही सुमेलित है नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स राज्य स्टेट जो है पार्ट 6 में है। ये तीनों आपके सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन, आर्टिकल 3 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में। नागरिकता पार्ट 2 भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आर्टिकल 323A 323A में, ये भी सही है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की बात की गई, तो पंचायतों संबंधित भाग कौन सा है, पार्ट 9 है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख करता है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में, पार्ट 11 एंड आर्टिकल जो पार्ट 11 है, और चैप्टर कौन सा है, पहला। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में से वो अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची था, उनसे राज्य से ब्यौरा देती, कौन सी सूची,
पहली, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नाम है उनके। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, बहुत बार राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, आरो पीछे से सब में आपका क्वेश्चन है कि चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट पार्ट, शेड्यूल फोर्थ। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य चेंज किया जाना चाहिए वो कौन सी है, फर्स्ट शेड्यूल। किसको चेंज करना चाहिए, पहली अनुसूची को। अब देखिए मैच करना है और ये मैच आप कर लेंगे, सही है। चतुर्थ जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, एलोकेशन ऑफ द सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, शेड्यूल फोर्थ। शेड्यूल कस्टम जो छठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ट्राइबल एरियाज से संबंधित है। आठवीं अनुसूची एट्थ शेड्यूल जो है भाषा से, लैंग्वेज से संबंधित बहुत बार पूछा जाता है। नवीं जो है भूमि सुधार से, नाइन्थ जो है लैंड रिफॉर्म से है। फिर अनुसूची दी गई है शेड्यूल, फिर मिलाना है। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, बिल्कुल सही, डिवाइडेशन ऑफ पावर है। आठवीं अनुसूची भाषाएं हैं, एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, नाइन्थ शेड्यूल। एंड टेंथ शेड्यूल जो है 10वीं अनुसूची बहुत बार पूछी जाती है, दल परिवर्तन के आधार पर निरता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, शेड्यूल कौन सा है, 10th। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, कौन सी अनुसूची, कौन शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। भारत के संविधान में अंतर्गत आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग का उल्लेख किस विषय में है, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट में है। समवर्ती सूची में आपराधिक मामले भी शामिल हैं, आपराधिक मामले भी। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है क्या क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और शिक्षा, तीनों चीज़ें किसमें है, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट में। फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फैमिली कंट्रोल सब किसमें, समवर्ती सूची में। शिक्षा जो प्रारंभ में राष्ट्र सूची का विषय था, शिक्षा पहले किसमें थी, स्टेट लिस्ट में थी, उसे समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया। रट लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। फिर सही सुमेलित पूछा है तो देख लेते हैं सही सुमेलित क्या क्या है। वन है आपका, फॉरेस्ट है समवर्ती सूची में, सही है, कनकरेंट लिस्ट में। डाकघर, वेद बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक संघीय सूची में लिस्ट, सही है। और जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ जो है राष्ट्र सूची में, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट में क्या आता है, जनगणना आती है, सेंसस आती है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, समवर्ती सूची में। अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन होते हैं उसमें क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान है ना, जो अंतरिक्ष है उसका अनुसंधान। भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से डालते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डिप्टी एसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची तथा सप्तम अनुसूची, ये सभी सही है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1946। इसमें मैं घटना चक्र की जो अतिरिक्तांक है संविधान का वो पूरा डिस्कस करूंगा, घटना चक्र का अतिरिक्तांक, और इससे क्वेश्चन संविधान के बाहर नहीं जाएंगे, आप ये जानते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 में, और इसका रेशियो जो होता है 3:2 होता है, वो याद रखेंगे। संविधान निर्माती परिषद झंडा समिति के मेंबर कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं इसका आंसर JB कृपलानी दिया है जो कि सही नहीं है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही हैं, है ना। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, आप सब जानते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था और रावी में तिरंगा झंडा फहराया, वहाँ पर एक कहा गया था कि आने वाली हर 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। वी आर सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे इन 26 जनवरी, दैट बाई 26 जनवरी 1930 वी हैव सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, तो उसकी याद में हमने अपना संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को।
बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? क्रमशः जन्म और मृत्यु कब हुई? तो जन्म हुआ था 1891 में, 1891 में, डेथ हुई थी 1956 में। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया? 24। मैंने कहा है ना बार बार कि R³ रटना है आपको। 24 जनवरी 1950 को R³ राष्ट्रगान, राष्ट्रपति और राष्ट्रगीत 3 चीज़ अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति पहली बार 24 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एनेबल कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। सही कथन है, देख लीजिए कौन कौन से। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में हुई, पारित होने में सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, ये भी सही है, दोनों सत्य हैं। अगला कथन कारण वाला, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसे एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में भी आ चुका है, यूपी में भी आ चुका है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए, एडल्ट वोटिंग जो होती है, 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का सुझाव किसने किया था? किसने बात की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, इसका सुझाव किसने दिया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने इसका सुझाव दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। किसने? ऑस्टिन ने। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं मेंबर थी? कितनी महिलाएं शामिल थी उस वक्त? 15। कितनी? 15 सदस्य थी महिलाएं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रेम्बल्स का थॉट कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है, कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में संघात्मक व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। रट लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 बार आ चुके हैं, नहीं जाने कितनी बार क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम पीसीएस का उसमें भी आ चुके हैं, राजस्थान में भी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। किस बात में? कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, जबकि इंग्लैंड में जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ है? सिर्फ अमेरिका और भारत में है, अमेरिका और भारत में है खाली, और नहीं है कहीं। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप का जो लक्षण है वो कौन कौन सा है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची बहुत पूछते हैं। कनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा में गठन, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र आयरलैंड से। अगला, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और शासन की संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया, यूके से। आपात उपबंध, इमरजेंसी उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? तो उसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, यह कनाडा से लिया है। उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची या कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से है। केंद्र राज्य संबंधों की अगर बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंध आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से लिए गए हैं।
और भारतीय राज्यों का संघ है भारत, और तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही, आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है। किसमें? आर्टिकल 21A में इस बात को लिखा हुआ है। और एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए पर्याय है। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। वो अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त तथा सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर कोलैप्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आल्सो। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू वर्ण किस में सम्मिलित नहीं करता है? किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, जबकि है ना बौद्धों और जैनों को ये करता है। भारत के किसी धार्मिक समुदाय या संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किया जाता है तो निम्न विशेष लाभ का हकदार होगा। किसका? वो संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, और ये समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। दोनों सही है। अभी 6 अल्पसंख्यक हैं भारत में। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में है। दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण है, आर्टिकल 20 है ना, अनुच्छेद 20 में। विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया, आर्टिकल 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किसमें की जाती है? आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंद किया जा सकता है 3 माह के लिए। जो निवारक निरोध वाले हैं उनके लिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम। वो प्रलेख जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की महानतम रक्षा माना जाता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस और दोनों में आ चुका है 1976 1976 में। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम SITT सब में आया हुआ है 1976। जोखिम भरे बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान के द्वारा। 10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, तीनों सही है। पूर्ति करना है। बिना कर्तव्य के डैश उसी प्रकार जीवा मनुष्य के बिना परछाई के। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? अधिकार भरेंगे। अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार के हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, डेमोक्रेसी को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है जो आपके DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, अ वेलफेयर स्टेट, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेक्युलर स्टेट की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। क्या क्या है सही? वे तत्व देश को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेट जो डेमोक्रेसी है उसकी स्थापना व्याख्या कर सकते हैं। और ये जो DPSP है इसको किसी भी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं बनाया सकता है, यानी कि उसके उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में क्या है या जो चाहे हाई कोर्ट हो उसमें अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कोर्ट जा सकते हैं, बट DPSP नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस पार्ट में है? तो भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों किसमें? DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आप ये जानते हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, यानी कि खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व क्या है? बेसिक तत्व क्या है किसी भी शासन के लिए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? बेसिक तत्व हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, DPSP में है। 39 के चौथे भाग में ये है ना। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। और ग्राम पंचायतों के संगठन का जो आर्टिकल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत,
आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत है। ये क्वेश्चन भी जूनियर TT, UPSI, टेट, लेट, पेट सब एग्जाम में आया हुआ है। भारत के संविधान में अंतर ग्राम पंचायतों का संगठन कैसा है? निदेशक सिद्धांत है। सही सुमेलन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 41 कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 है ना, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 44 बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आर्टिकल 44। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन का गठन। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको बार बार मिलता ही मिलता है। रट लीजिए, घबराइए नहीं, आप सफल होके मानेंगे। मनरेगा दर अहर परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में है, ये गलत है, भाग 4 में है, तो ए सही है, आर गलत है ना, ए सही है, आर गलत है। तो सही कथन क्या क्या है? KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक मेंबर थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन 1957 वी हैव अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम, बोथ आर 3, ये तीनों राइट है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक था भारतीय संविधान का अभिभावक। जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया इसके बिना मतलब संविधान और जो पेपर बनते हैं उनकी पूर्ण आहुति नहीं हो सकती। तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है, फंडामेंटल राइट्स का जो रक्षक है और जो गार्जियंस है संविधान का, उसी सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। अगला, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, बार बार टवाया मैंने, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल सही है, कथन ए सही है। कारण अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है, दोनों सही हैं, तो ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, कौन सी रीट जारी करता है? हैबियस कॉर्पियस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन से आए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आई। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किससे आया? केशवानंद भारती केस से। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है, इस बात किसने की? केशवानंद भारती केस में। इंसानों के अनैतिक व्यापार पर निषेध है, प्रोहिबिशन ऑफ जो है ना ट्रैफिकिंग वाला है, वो आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में, तीनों सही हैं। चलिए अगला पूछा है सही मैच क्या क्या है, तो देख लेते हैं हम क्या क्या है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। फ्रीडम ऑफ मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ जो हैं आर्टिकल 29 में, और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 21A में 21 में राइट टू एजुकेशन कब शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 86 से 2002 में आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन शामिल किया गया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया किसने? केशवानंद भारती बाद ने दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा कब दिया? बहुत पूछते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वाला सिद्धांत कब दिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? तो एकमात्र अब क्या रह गया है? कानूनी अधिकार रह गया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था, बट अब क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति के मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट से हटा करके इन आर्टिकल 300A वर्तमान में किसमें 300A में एक विधिक अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में 300 में वैधानिक विधिक कानूनी अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है, क्या नहीं प्रदान करता है? समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इक्वल हाउस जो है उसकी बात संविधान में कहीं नहीं की गई है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में है? एक राइट टू इक्वलिटी जो है उसका उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है ना। सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त है? विधि के समान समान संरक्षण का अधिकार है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किसकी?
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की मान्यता दी है किसको? आवास के अधिकार को तथा विदेश यात्रा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के रूप में माना है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म का अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं, ये तीनों सही हैं। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है। भारत में केवल नागरिकों को कौन कौन से हैं? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की, चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी दिया गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से, लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत अनुच्छेद 16(1) और 16(2) करता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों को, शिशुओं का शिक्षा का अधिकार क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 से RTE राइट टू एजुकेशन कब से लागू पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 से लागू है। आर्टिकल 21A में जो ये दिया पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, लीजिए बार बार पूछा जाता है। ICCPR के आर्टिकल 24 में बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। अस्पृश्यता, अनटेस्टेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 के तहत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 में न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। ऐसा कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, ये ऐसा अपराध किस संबंध में? SC अनुसूचित जाति के। भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा को उन्नत, जन जागरण के द्वारा। मद्रास राज्य बनाम दोरायजन 1951 के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया वो क्या था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। SC तथा ST को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु आज़ादी किसमें निहित है? आर्टिकल 19A में प्रेस मीडिया भी शामिल है। प्रेस की आज़ादी भी इसी में निहित है। बहुत बार पूछते हैं 19(1)A में। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार, तो संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 19 में है। स्वतंत्रता के इतिहास अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता? किसी भी घेराव अफसर का जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। नागरिक विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता किसकी वजह से? अवांछनीय आलोचना के कारण। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को, फॉरेन है ना टूर को किस अधिकार से संरक्षण मिलता है? आर्टिकल 21 से। अनुच्छेद 19 को D को मिलाकर क्या बनता है? एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो कि अब राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या शामिल है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कपाट धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, तीनों शामिल हैं। लेकिन इसमें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराना शामिल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार अधीन है किसके अधीन? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार है ना, इसके अधीन है। सिखों द्वारा कपाट धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आर्टिकल किसके तहत? 25 के तहत। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 23 का संबंध है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर सही सुमेलित है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, अभी आपने देखा आर्टिकल 23 में है।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अनुच्छेद 29 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 30 के तहत, है ना। राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश है ना एजुकेशन सोसाइटीज, और उसका जो है आर्टिकल 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं क्या, मौलिक अधिकार। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी में सही सुमेलन किस प्रकार से है तो देख लीजिए। अनुच्छेद 16 का 2 किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश अथवा जात के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, सही है। अनुच्छेद 29 का 2 कहता है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। अनुच्छेद 30 का 1 सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। जैसे इसी में आपका AMU आता था, हलीम मुस्लिम PG कॉलेज आता है, क्राइस्ट चर्च आता है, जामिया इस्लामिया हो गया। अनुच्छेद 31 किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही था, हालांकि अब ये शामिल नहीं है क्योंकि अब हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, रख लीजिए। उल्फा उग्रवादी संबंधित है कहाँ से, असम से। पीपुल्स वार ग्रुप आतंकवादी संगठन, ये भी कहाँ था, आंध्रा में था। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों में आता है, बहुत महत्वपूर्ण, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल से। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, है ना, तो 29 दिसंबर 1953 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला भी, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन था, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के आधार पर भारत का पहला स्टेट कौन था, आंध्र प्रदेश था, आंध्रा था। और आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में बना था, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे इस बात को। भारतीय संविधान प्रदान करता है कैसी, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती कैसे, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत वो भारतीय कार्डधारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है, कौन कौन से, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही माता मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, वो पंजीकृत होने के लिए अर्ह होगा। सही कथन है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा में 371 से लेकर 371 जे तक इम्पोर्टेंट आई तक शामिल किए गए हैं। दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत कहाँ पर है, USA में शामिल किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता को कौन चेंज कर सकता है, लागू कर सकता है, बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट, संसद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए सबसे पहले समर्थन किसने दिया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। कौन लागू कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोथ। मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है कौन, आर्टिकल 14 लगाता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार किन किन आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, 14, 15, 16, 17, 18। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित हैं, अनपिछड़े SC ST सम्मिलित हैं, आरक्षण की सुविधा दी गई है 15 का 5। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल सही है। समान लोगों में वित्त समान होगी और समान रूप से प्रसारित, दोनों सही, AR दोनों सही था, A का सही व्याख्या R है, A का सही स्पष्टीकरण R है। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बताए गए नियमों कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है, आर्टिकल 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, किसमें शामिल है, कुल 4 आर्टिकल में शामिल है, आर्टिकल 19 to 22। जब समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक है, रट लीजिए। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार बनाने से सक्षम किया। समाजवादी वर्ड, A को 14 के साथ और C को, तीनों सही है। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान में एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 15 में, तो
जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता के अधिकार के अधीन। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। भारतीय संविधान जैसा नीति है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है क्या क्या? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। चलिए अगला क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद फर्स्ट आर्टिकल अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का यूनियन। इंडिया इज द सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का यूनियन है, संघ है, फेडरल नहीं लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन आया था। नए राज्यों के निर्माण के बारे में क्या सही होता है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र के सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता। सीधी सी बात यह है कि जो नया राज्य बनेगा सबसे पहले प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा में भेजा जाएगा। जैसे यूपी को बंटना है बुंदेलखंड में, तो यूपी विधानसभा पास करे और फिर संसद पास कर दे, तब नया राज्य बन जाएगा। चलिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद से कैसे पारित होगा? तो संसद में किसके द्वारा? साधारण बहुमत। इसके लिए क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन क्या होता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य की क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये गलत है किंतु आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके नया राज्य बनाया जा सकता है। सही कथन है। देख लीजिए क्या क्या है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सिद्ध है, सही है, सच है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग है, यहाँ पर फेडरल का प्रयोग नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की वरीयता नहीं दी थी। बिल्कुल सत्य है। तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी ने भी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तीनों पॉइंट सत्य हैं, बार बार पूछे जाते हैं, रख लीजिएगा। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा। किसमें आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, फर्स्ट शेड्यूल में। भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हो गए अब बताइए? तो अब 7 नहीं हैं, अब कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। क्योंकि पहले 9 हो गए थे, लेकिन दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एक में मिला दिया गया है, तो अब कुल संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें स्थान आरक्षित कितनी है अधिकतम? तो 20 हैं। हालांकि अभी भी 20 वाला मामला गड़बड़ है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कित बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। कितने? 14 स्टेट और 6 यूटीज। वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं। 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में, 28 स्टेट हैं और 8 क्या हैं? यूटीज हैं। कितने स्टेट हैं? 28। यूटी कितने? 8। संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, अगला है वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, तो हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं बदला गया था। हालांकि वर्तमान में अब क्या बन रही है? अमरावती। चूँकि अब हैदराबाद किसकी हो गई है? तेलंगाना की हो गई है। अब आंध्रा की अमरावती। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश सही है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था किस अमेंडमेंट एक्ट से? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 69 अमेंडमेंट एक्ट से। सही कथन है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सत्य है। द्वीप खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ये भी पॉइंट सही हैं। सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975।
सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। राज्यों का भारत संघ में शामिल होने का सही क्रम क्या है? तो नागालैंड सबसे पहले शामिल हुआ था 62 में, हरियाणा 66 में, सिक्किम 75, अरुणाचल 87 में। ये सही है, सिक्किम, अरुणाचल, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य कब आया? आप सब जानते हैं 1 नवंबर 2000 को आया, क्योंकि उस साल छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बने थे 3। उत्तराखंड 2000 में भी ये भी आया। इन राज्यों का स्थापना क्रम देखिए सही है। आंध्रा कब बना था? 1953 में बना, सबसे पहले भाषाई राज्य। हरियाणा 1966 में बना, बिल्कुल सही है। हिमाचल 1971 में, सिक्किम 1975 में। सभी राज्यों का क्रम सही दिया हुआ है। फिर स्थापना वर्ष पूछा है तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना, बिल्कुल सत्य है। मेघालय 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। सिक्किम जो पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ 16 मई 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल, जो पहले नेपा हुआ करता था, इसमें शामिल हुआ। फिर अगला जो राज्यों का सही क्रम है वो देख लेते हैं। तो अगला जो क्रम है वो कौन सा है? हरियाणा 1966 में शामिल हुआ था, महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956 में। फिर अगला है सही कथन है। क्या सही कथन है देख लीजिए। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, बिल्कुल सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में बांटा गया, बिल्कुल सही। हिमाचल पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये सभी पॉइंट सत्य हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान परसंघी निर्धारित होता है। कैसे? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान कैसा? बहुत पूछते हैं। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कैसा है? हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है, भारत में है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ये भी सही है। ए आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। अगला है भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, सब कुछ है इसमें। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व भी हैं। कैसे हैं? राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव उसमें संयुक्त मिश्रण है, बिल्कुल सत्य। अगला है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बिल्कुल सत्य है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ए आर दोनों सही तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये गलत है। व्यवहारिक है, ये गलत है। भारत एक संघीय राज्य, ये सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, ये बिल्कुल सत्य है। विविधताओं के समंजन को एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ये भी सत्य है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, सत्य है। भारत में लोकतंत्र में अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा, दोनों ए आर सही तथा आर ए की सही इस व्याख्या है। भारत के संविधान के बृहद होने का कारण है ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान दोनों शामिल, ये भी सही कारण है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है संघवाद को सहकारी संघवाद। जी ऑस्टिन ने पूछा गया है
भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। केसी वियर ने बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस एसआई सब में केसी वियर ने कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? केसी वेयर का। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बी आर अम्बेडकर। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति, सरकार, संघीय नीति गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। एक राज्य जिसमें गणतंत्रीय अवधारणा से क्या संबंधित है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रावधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये गणतंत्रीय अवधारणा है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। बिल्कुल सत्य है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण, भारत का राष्ट्रीय पशु है, सब जानते हैं, बाघ, टाइगर है ना। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम 1 अप्रैल 1973 से चलाया जा रहा है। क्वेश्चन अलग से भी हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, लोटस नेशनल फ्लावर है। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पीकॉक। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है वो किस बात का प्रतीक है? चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अरों, तीलों की संख्या कुल कितनी है? 24 है। नेशनल फ्लैग में जो है ना तीलों की संख्या कितनी है? 24। और जहाँ से लिया गया है सारनाथ स्तंभ से, वहाँ पर कितनी तिलियाँ थी? 32। बेसिकली मूलतः 32 तिलियाँ थी। संपूर्ण राष्ट्रीय गान को गाने का समय कितना होता है? नेशनल एंथम गाने का समय 52 सेकेंड होता है। और शॉर्ट नेशनल एंथम हम गाते हैं 20 सेकेंड में। संक्षिप्त राष्ट्रीय गान 20 सेकेंड में, और संपूर्ण राष्ट्रीय गान को गाने का समय 52 सेकेंड, 52 सेकेंड समय होता है। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। बिल्कुल सही है। नए राज्य के गठन में पावर किसके पास है? संसद। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को प्रवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये सत्य है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? डैश भरना है तो नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। सत्य कथन क्या क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। बिल्कुल सत्य कथन है। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश या बाध्य नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। बिल्कुल से, अगर सिविल कार्रवाई करनी भी है कोई पर्सनल, तो उसके लिए 2 मंथ प्री इन्फॉर्मेशन देनी होगी गवर्नर को। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है किसका? केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री के। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस पे होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। सही कथन क्या क्या है देख लीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के नियम बनाएगा। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या है? वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे। जैसे थे HD देवगौड़ा साहब थे, और आपके मनमोहन सिंह जी रहे। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत किस आर्टिकल में है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है आर्टिकल 75 में। किसमें? आर्टिकल 75 में। अगला है, काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से दोनों सदनों का एक सदस्य हो जाना चाहिए। सत्य बात है कि किसी को भी आप PM बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा से चुन के आना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का कार्य करता है, स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये बात भी सत्य है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। अगर कोई व्यक्ति संसद का मेंबर नहीं है तो 6 माह तक वो रह सकता है। भारत के संसद के संबंध में कथन सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के तहत ये भी सही है। आर्टिकल 75 थर्ड के तहत ये भी सही है।
अगला है, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, क्या रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सत्य है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, किसकी? स्पीकर की। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम मेंबर कितने चाहिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 मेंबर की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये दोनों पॉइंट सही दिए गए हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये संघीय संसद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बन सकता है। ए आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या, चूंकि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में नहीं थे। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण स्वतंत्र हैं। ए सत्य है किंतु आर गलत है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ से थे? बिहार से थे, तो इसका आंसर सही बिहार से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो 2 अवधि के लिए बने थे, राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय राष्ट्रपति में जो सर्वसम्मत निर्विरोध चुने गए थे अभी तक, वो नीलम संजीवा रेड्डी, एक बार ये हार भी गए थे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। कुछ राष्ट्रपतियों का टाइम पीरियड दिया गया है, देख लीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक रहे? 74 से 77 तक। एन संजीवा रेड्डी 77 से 82 तक। जाकिर हुसैन 67 से 69, बीबी गिरी 69 से 74। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं थे, कौन? नीलम संजीवा रेड्डी नहीं आसीन थे। भारत के राष्ट्रपतियों में बहुत बार पूछा गया है, किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जानते हैं? फिलोसफर किंग्स या फिलोसफर्स? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे? तो बीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो मजदूर आंदोलन, ट्रेड मूवमेंट से संबंधित रहे थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने वाला, पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, सब में, कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो एकमात्र जस्टिस एम हिदायतुल्ला ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया था, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला है, कथन सत्य है, क्या सत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही, 35 एज होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तीनों पॉइंट सही है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। ड्यूरिंग, है ना, टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान प्रेसिडेंट पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये गलत है, तो ए सही है, परंतु उसका कारण गलत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में क्रम कौन सा था? तो 12वां था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तब जाकर के। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो उसका आंसर है राष्ट्रपति के पास है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवन लुटियंस के द्वारा, बहुत पूछते हैं, एडवन लुटियंस के द्वारा। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि भी। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद और विधानसभा के निर्वाचित जो भी जनता द्वारा चुनकर वो भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इज पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत मेंबर्स होते हैं उन सबको भी भाग लेने का अधिकार होता है। इसीलिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट,
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्त हो। बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही, तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है, किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का। दोनों पॉइंट सत्य हैं ये भी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, अभी आपने पढ़ा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये चारों पॉइंट सही हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? राज्य परिषद ब्रैकेट में वही राज्यसभा है, जिसे राष्ट्रपति को राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, और लोकसभा सहमत हो। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जा सकता है? राज्यसभा में। कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। एक की अध्यक्षता द्वारा ऐसे होती जो उसका मेंबर नहीं होता। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता जो उसका मेंबर नहीं होता है। मोहम्मद अंसारी भारत का उपराष्ट्रपति कौन से क्रम में थे? 12वें क्रम में थे। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ए आर सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हुए भी आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय वो किसी भी सदन का सदस्य हो, जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने हेतु वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अगला, रट लीजिए, बार बार आता है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। बहुत बार क्वेश्चन आया है। यूपी पीसीएस, आरओ, एसआई, राजस्थान पीसीएस, नवोदय, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, जोकपाल, जितनी भर्ती उन सब में क्वेश्चन आता है कि संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। और ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल के तहत आती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन 108 के तहत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करेगा, है ना, इस तरह। और ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल पर आपकी ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है। वो संसद का एक संगठक भाग है। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ये सभी बातें सत्य हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। और इसका प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस राष्ट्रपति ने? ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, याद रखेंगे। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति राष्ट्रपति रोक सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 111 के तहत। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयकों को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए, ठीक है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश भेजते हैं तो आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हैं अध्यादेश के लिए। ऑर्डिनेंस के लिए 123 बहुत बार आया क्वेश्चन है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश 123 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 123। रट लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कब तक रखा जाना आवश्यक होता है? अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद में नहीं रखा गया, पास नहीं हुआ, तो अपने आप रद्द हो जाएगा, यानी 6 सप्ताह का समय होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था किसकी? वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र मुख्यमंत्री। इसके अलावा महान्यायावधि, कैग सबकी नियुक्त करता है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल, सबकी।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, राज्यपाल की भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी। अगला है, एक महत्वपूर्ण है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन करने हेतु बंद कर सकता है। किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 160 के तहत असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों को कर सकता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 143, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श कर सकता है वो आर्टिकल 143 में जो राय और एडवाइस मांग सकता है, किससे? आर्टिकल 143 के तहत। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वीकार करना चाहिए, सत्य नहीं है। वो चाहे तो स्वीकार करे, चाहे तो मना कर दे। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी है? न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं अधिकार कैसे? औपचारिक, विधिक, संवैधानिक और नाममात्र। अगला है, संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास प्राप्त नहीं है। किसी वित्तीय बिल को, किसी फाइनेंशियल बिल को, किसी मनी बिल को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सत्य है। भारत का राष्ट्रपति पद अमेरिका के राष्ट्रपति पद से मिलता है, ये गलत है। तो ए सत्य है परंतु आर गलत है। संविधान का भाग किस जो कुछ मैचिंग करने हैं तो वो लोग को मैच कर लेते हैं हम लोग। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, याद रखेंगे इस बात को। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये संबंध कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज से। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये सत्य है। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा नहीं है, ए सत्य है, आर गलत है। तो इसलिए ए सही है किंतु आर गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, आप सब जानते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर से मिलकर बनते हैं। ए आर दोनों से, आर ए का सही स्पष्टीकरण। वोटर कौन होते हैं? ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल असेंबली। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है बताया मैंने पहले भी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, ये सभी शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कितने द्वारा? कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा अगर वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा, यानी कि अगर विधान परिषद का मेंबर होगा तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। याद रखिए, एमएलसी जो होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं एमएलसी, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग देने का अधिकार नहीं होता है। और अभी तक जो वोटिंग हो रही चुनाव में वो किसके आधार पर होता है? 1971 की सेंसस के आधार पर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक आयु कितनी है? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और सांसद बनने की योग्यता रखना चाहिए। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही वो जीत कर आएगा उसे अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, चाहे तो विधानसभा का, सांसद कहीं का भी हो। राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं किसमें दी गई? आया हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 57 में है ना, योग्यता निर्धारित है पुनर्निर्वाचन वाली, मतलब 2 बार भी चुना जा सकता है 57 में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का निर्णय या उसको किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति के चुनाव का अगर कोई विवाद है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, किसको दे सकता है रिजाइन लेटर? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, और कैसे हटाया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आता है। राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 61 में अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है किस सदन के द्वारा? तो महाभियोग का आरोप संसद
पे किसी भी सदन पे लगाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के द्वारा। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 डेज बिफोर इन्फॉर्मेशन करना जरूरी होता है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होता है। क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। राज्य की विधानसभाएं महाभियोग इम्पीचमेंट में पार्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ राजस्थान पीसीएस प्री में, यूपी दोनों में और एसआई में भी। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी? द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट इज सेमी जुडिशियल प्रोसेस। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पद खाली होने पर कितने दिनों के भीतर पद भर जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर नए निर्वाचन हो जाना चाहिए, 6 माह के भीतर। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कब तक? 6 माह तक कार्य कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर प्रेसिडेंट है तो वो करेगा, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर वो भी नहीं है तो 29 में से जो सबसे सीनियर जज होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस पर नहीं थे? राष्ट्रपति में आर्टिकल 53 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही मैचिंग इस प्रकार है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51। अनुच्छेद 41 मैंने पहले बताया, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन एनी सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 का क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना का अधिकार। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन द फैक्ट्रीज इंडस्ट्री। आर्टिकल 48 का क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, है ना। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किसमें? 48A में है, इन्वायरमेंट वाला। भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा DPST में बताया मैंने, आर्टिकल 51 लिखा हुआ ऊपर पहले भी। नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से? मद्य निषेध है, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, तीनों शामिल हैं। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रोत्साहित करना, ऐसे भी हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया, कौन सा? मुफ्त कानूनी सलाह। नीति निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन मिले, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधन का समान अधिकार मिले, काम हेतु न्यायसंगत मानवोचित दशाओं को मिले। ये सभी सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाएगा। किसने कहा था? KT शाह ने। भारत की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने को मूल कर्तव्य में रखा गया। कौन से? तीसरे भाग में रखा गया है। मूल कर्तव्य आप जानते हैं, आर्टिकल 51A में शामिल हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था अनुच्छेद 51A में। 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कब शामिल हुए थे तो आप बता पाएंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था किस कमेटी के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। किस ईयर में शामिल किया था? 1976 में। किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? भाग 4A 4 का में। कब जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अब कितने हो गए हैं कुल मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? 51 का में। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन क्या है? उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये सभी बात इसकी सत्य है। भारत के मौलिक कर्तव्य में हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना शामिल है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं, क्या क्या सम्मिलित है वो देख लीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनुष्य खोज भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों में
सभी देशों की उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। अगला है, अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? तो आप सब जानते हैं 11 हो गए हैं, पहले 10 थे। और एक मौलिक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समृद्ध संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 बैठकों में अनुपस्थित रहा था। तो कहाँ का था? वो राज्यसभा का था। आप ये जानते हैं कि अगर कोई मेंबर 60 दिन 60 डेज तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी योग्यता को, उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है अगर बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? 60 दिन तक। तो पहली बार कहाँ पर किया गया इसका प्रयोग? राज्यसभा में। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105। अगला है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव हेतु पारित कर देती है तो संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। इन चारों के आधार पर भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक कि, कब तक नहीं कर सकती संसद पार्लियामेंट? जब तक कि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित न करे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू, इन दोनों स्थितियों में संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल जो आपकी ट्रीटी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। इसके लिए किसी भी राज्य की सहमति लेनी जरूरी नहीं होगी। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद। धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया गया हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया तो क्रियाविधि क्या है? ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा से दोबारा संशोधन से स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। घटना कहलाएगी बैठ जाना, एल्डिंग टू 4। शून्यकाल बहुत बार पूछा जाता है, अभी भी आया पीसीएस में। शून्यकाल 0 आवर किसकी देन है? तो भारत की देन है। और शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। और शून्यकाल का समय कब होता है? 12 से 1। ये पीसीएस 2021 में क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि 0 आवर कब से होता है? तो 12 से 1 के बीच का 1 घंटा है ना, शून्यकाल 0 आवर बोलते हैं इसको।